खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है उपकार। यह फिल्म 1967 ईस्वी में रूपाली पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म न सिर्फ उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, अपितु इसने उस वर्ष के सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए थे। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत गीतकार, सर्वश्रेष्ठ सहकलाकार और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन शामिल था। इस फिल्म के थीम के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म की थीम मनोज कुमार को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो उनके मुख्य नारे जय जवान और जय किसान पर आधारित था। और कहा जाता है कि जब एक पुरस्कार के दौरान दिल्ली में मनोज कुमार को लाल बहादुर शास्त्री ने यह थीम देकर उनसे इस पर आधारित एक फिल्म बनाने की बात कही थी, तो दिल्ली से बम्बई आते आते ट्रेन में ही मनोज कुमार ने इस फिल्म की पूरी पटकथा लिख डाली थी और तत्काल आकर उस फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार और आशा पारेख। वहीं इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा और मदन पुरी ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जबकि प्राण, कामिनी कौशल आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और मधुर गानों का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी, और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था मुकेश, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने। इस फिल्म के कुछ प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। मेरे देश की धरती ओ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पर क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से। कसमे वादे प्यार वफा ये बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा ये बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं हुआ ये नाते हैं, नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा ये बातें हैं, बातों का क्या। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे।
आई झूम के बसंत झूमो संग संग में हो, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो, आज रंग लो सभी को एक रंग में हो, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में हो, आई झूम के। आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म उपकार की पूरी कहानी। फिल्म उपकार की कहानी की शुरुआत कुछ किसानों के हल बैल के साथ जाते हुए दृश्य और पर्दे के भीतर गूंज रही मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती के गीत से होती है। एक किसान जो अपनी दूसरी पत्नी राधा, जिसकी भूमिका कामिनी कौशल ने निभाई है, और अपने 2 बच्चों के संग रहता है। इन 2 बच्चों में से बड़ा भारत, जिसकी भूमिका बड़े होने पर मनोज कुमार ने निभाई है, इसकी पूर्व पत्नी की संतान है, जबकि छोटा पूरन, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, इसकी दूसरी पत्नी राधा की संतान है। राधा अपनी और अपनी सौतेली संतानों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, अपितु भारत के गुणों से प्रभावित होकर वह पूरन से उसे ही कुछ ज़्यादा तवज्जो देती है। यह किसान दिन रात खेतों में काम करता है और सभी के साथ भाईचारे के साथ रहता है। घर में इसकी पत्नी भी पूरी निपुणता के साथ पारिवारिक कार्यों में लगी रहती है। एक दिन इसका साला चरणदास, जिसकी भूमिका मदन पुरी ने निभाई है, इसके घर आता है। यहाँ वह अपनी बहन राधा से कहता है कि आज ही वह जेल की सज़ा पूरी कर वापस लौटा है। इस पर राधा कहती है कि यह कौन सी नई बात है, तुम तो अक्सर जेल जाया आया करते हो। इस पर वह भूख लगने की बात कर राधा को अपने लिए खाना लाने के लिए भेज देता है और यहाँ अलमारी में रखे उसके जेवर को चुराने लगता है। भारत उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और जाकर अपनी माँ को यह बात बता देता है। भारत की बात सुनकर जब राधा अपने भाई चरणदास के पास आती है, तब वह जेवर चुरा कर वहाँ से भाग रहा होता है। राधा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और रोक कर उससे अपना जेवर वापस कर देने की बात करती है। तब वह तरह तरह के बहाने बनाकर अपने पास जेवर नहीं होने की बात करता है, लेकिन राधा उसकी बातों में न आकर उसके पॉकेट में रखे अपने जेवर को निकाल लेती है और दुत्कार कर उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ से अपमानित होकर चरणदास खेत में काम कर रहे अपने बहनोई के पास चला जाता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारत की निंदा करने लगता है। उसकी बात सुनकर उसका बहनोई भड़क जाता है और उसे दुत्कारने लगता है। तब चरणदास एक हल उठाकर उसकी फार अपने बहनोई के शरीर में चुभा देता है, जिससे उसकी बहनोई की मृत्यु हो जाती है और उसे कैद की सजा हो जाती है। भारत और पूरन के छोटा रहने और पति की इस प्रकार से हत्या कर दिए जाने से राधा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इसके पति की व्यवहार कुशलता से प्रभावित होकर उस गांव में रहने वाला एक मलंग चाचा, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, वह एक पैर से लंगड़ा होने के बावजूद एक अन्य किसान की मदद से इसकी खेती बाड़ी कर इसकी मदद करते हैं। अपनी युवावस्था को प्राप्त करते करते भरत 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर लेता है और फिर अपने भाई पूरन को शहर भेजकर पढ़ाने के उद्देश्य से अपनी पढ़ाई को छोड़कर पूरी तरह से खेती बाड़ी करने में जुट जाता है। भारत के कहने पर पूरन पढ़ाई करने शहर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ उसकी दोस्ती उन लोगों से हो जाती है जो यहाँ काफ़ी जीट जाट से रहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन गुजारते हैं, शराब और शबाब के पीछे अपना पैसा उड़ाते हैं। इसकी संगति में आकर पूरन भी यहाँ ऐसी ही जिंदगी जीने लगता है, यहाँ तक कि अब दोस्तों के कहने पर इसने अपना नाम पूरन से बदलकर कुमार रख लिया है। भारत मेहनत मजदूरी कर खेतों में अनाज उपजाता है और उससे हुई अपनी गाढ़ी कमाई को पूरन के पास भेजते रहता है। इस पैसे के बल पर ही पूरन शहर में अय्याशी करता है। इस क्रम में उसकी मुलाकात एक रईस परिवार में जन्मी कविता से होती है, जो एक डॉक्टर है। इसकी भूमिका आशा पारेख ने निभाई है। डॉक्टर कविता उसे बताती है कि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर अब यह गांव के लोगों की सेवा करने किसी गांव में जाना चाहती है। डॉक्टर कविता भारत के ही गांव में आकर डॉक्टर की पेशा करने लगती है। यहाँ गांव वाले से उसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तब वह भारत से मिलने के लिए आती है। इस दौरान पूरन भी अपनी पढ़ाई पूरी कर गाँव में आया होता है। कविता जब उसे कुमार कहकर संबोधित करती है तो भारत पूरन से कहता है कि वह पूरन से कुमार कब का हो गया। इस पर पूरन कहता है कि अब पूरन जैसा नाम अब प्रचलन से बाहर हो गया है और उसकी जगह पर कुमार जैसे नाम का प्रचलन बढ़ गया है, इसलिए शहर में उसने भी अपना नाम पूरन से बदलकर कुमार कर लिया है। भारत पूरन से भी अब खेती के काम में जुड़ने के लिए कहता है। इस पर पूरन कहता है कि वह शहर में इससे ज़्यादा कमाई करेगा। भारत के कहने पर किसानों ने अब स्थानीय जमाखोर लाला धनीराम, जिसकी भूमिका कन्हैया लाल ने निभाई है, उसके हाथों अपना अनाज बेचना बंद कर दिया है।
किसानों को ऐसा करते देख लाला धनीराम किसानों के पास आकर बताता है कि मंडी में उसे अपना अनाज उधारी में बेचना पड़ेगा, जबकि इसके पास उसे अपने अनाज के नगद दाम मिलेंगे, साथ ही वक्त बेवक्त या उसे उधारी भी दे दिया करेगा। तब भारत वहां आकर कहता है कि लाला धनीराम किसानों के अनाज को सस्ते में खरीदेगा और बाद में कालाबाजारी कर लोगों के बीच महंगे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाएगा। ऐसे में यहाँ के किसान देश हित में अव्यवस्था फैलाने वाले ऐसे कालाबाजारियों के हाथ अपना अनाज न बेचे। किसान भारत को ऐसा ही करने का वचन देते हैं। इसके बाद लाला धनीराम अपने मुंशी लखपति दास, जिसकी भूमिका असित सेन ने निभाई है, के साथ वापस अपने घरों में जाकर चिंतामग्न हो जाता है। इस बीच चरणदास जेल से छूटकर वापस अपनी बहन राधा के घर भारत से बदला लेने के उद्देश्य से आ रहा होता है। यहाँ जब उसे लाला धनीराम और भारत के बीच हुई वैमनस्यता का पता चलता है, तब वह लाला धनीराम के पास चला जाता है और उससे कुछ पैसे के बदले भारत को जान से मारने की बात करता है। शुरू में तो लाला धनीराम इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन बाद में वह चरणदास को पैसा दे देता है। एक दिन शाम में मौका पाकर चरणदास भारत पर चाकू से प्रहार कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। हालांकि भारत को इस चाकू के प्रहार से कोई गंभीर खतरा नहीं होता है, क्योंकि वह उसके हाथ में लगता है। तब भारत डॉक्टर कविता के पास जाकर अपना इलाज करवाता है और उसे अपने घाव वाले स्थान को डॉक्टर कविता का कोट पहनकर छुपा लेता है। साथ ही वह डॉक्टर कविता को इस बात की जानकारी इसकी मां राधा तक नहीं पहुंचने देने का वचन भी ले लेता है। इस बीच पूरन को उधर से गुजरते देख लाला धनीराम का मुंशी लखपति उसे घर के अंदर ले जाता है। लाला धनीराम उससे काम मिलने से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। इस पर पूरन कहता है कि वह बीच बीच में शहर जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन अभी उसे कोई काम मिला नहीं है। इस पर धनीराम उससे कहता है कि कल से ही मैं तुम्हें अपने गोदाम इंचार्ज के रूप में शहर में बहाल करता हूँ। धनीराम की यह बात सुन पूरन बहुत खुश हो जाता है। तभी धनीराम उसे 22,000 रुपया अग्रिम जमा करने की बात करता है। यह बात सुनकर पूरन उदास हो जाता है, तो धनीराम उससे कहता है कि वह इतने पैसे भारत के पास से ले ले। पहले तो पूरन भारत के पास इतने पैसे नहीं होने की बात करता है, लेकिन धनीराम उससे कहता है कि भारत के पास बहुत पैसे हैं और वह तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए पैसे नहीं होने की बात करता है। फिर धनीराम अपने मुंशी लखपति से बही खाता देखकर यह बताने के लिए कहता है कि उसकी पोस्ट ऑफिस में भारत ने कितने रुपये जमा करवाए थे और कितने रुपये कब लेकर वह यहाँ से गया है। धनीराम का मुंशी लखपति पूरन को बताता है कि 2 दिन पहले ही भारत यहाँ से 22,000 रुपया निकाल कर ले गया है, जो उसने अब तक यहाँ जमा कराए थे। इस बात को जानने के बाद अब पूरन को भारत के ऊपर संदेह होने लगा है। धनीराम के पास से पूरन घर आकर भारत से 22,000 रुपया मांगता है। भारत अपने पास इतने रुपये नहीं होने की बात करता है। यह सुनकर पूरन भड़क जाता है। फिर वह अपने हिस्से की ज़मीन को बेचकर रुपया जुटाने की खातिर अपने पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा करने की बात करता है। भारत और राधा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन धनीराम के प्रभाव में आकर वह ना तो भारत की बात सुनता है और न ही अपनी माँ राधा की। दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठाने के चक्कर में लाला धनीराम पटवारी को लेकर भारत और पूरन की ज़मीन का 2 हिस्सा करवाकर कागज बनवाने लगता है। भारत बार बार पूरन से इसे रुकवाने की गुहार लगाता है, लेकिन पूरन मानता ही नहीं है। तब भारत ज़मीन की नाप जोप में लगे लोगों और धनीराम से कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाएँ। यह सुनकर पूरन भड़क कर कहता है कि यह तो अपने हिस्से का ज़मीन लेकर और उसे बेचकर ही दम लेगा। तब भारत अपने हिस्से की सारी संपत्ति पूरन के बेटे के नाम कर वह कागजात पूरन को दे देता है। अपनी सारी संपत्ति पूरन के बेटे के नाम कर देने के पश्चात भारत के समक्ष आजीविका की बड़ी समस्या खड़ी होती है। तब वह गाँव छोड़कर शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चला आता है। इस क्रम में जब वह एक सराय में आकर रुकता है, तो यहाँ उसकी मुलाकात सेना के एक मेजर, जिसकी भूमिका डेविड, जो एक बार भारत के गांव से होकर गुजरने के दौरान भारत के अच्छे आचरण को लेकर उससे काफ़ी प्रभावित था, उससे होती है। भारत उसे अपने हालतों से परिचय कराता है, जिस कारण वह शहर की नौकरी की तलाश में आया है। तब वह मेजर भारत को लेकर सेना की भर्ती कार्यालय में आता है और यहाँ भारत को एक सैनिक के रूप में भर्ती करवा देता है। सैनिक के रूप में भर्ती होने के बाद भारत जिस वक्त सेना की अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर कविता से हो जाती है, जो इस समय अपने भाई से मिलने शहर आई हुई है। डॉक्टर कविता भारत को इस प्रकार अचानक से गांव से गायब हो जाने को लेकर शिकायत करती है। तब भारत कहता है अगर वह माँ को यह सब बात बताता तो माँ उसे आने नहीं देती और बिना शहर आए उसके पास गुजारे के लिए दूसरी कोई व्यवस्था भी तो नहीं थी।
फिर वह डॉक्टर कविता से पूछता है कि वह वापस कब जा रही है। इस पर डॉक्टर कविता 2-4 दिन में जाने की बात करती है। यह सुनकर भारत उससे कहता है कि अगर वह 1 महीने तक यहाँ रुकती तो यह भी उसके साथ ही जाता, लेकिन डॉक्टर कविता 2-4 दिन में ही गाँव जाना जरूरी बताती है। इस पर भारत उसे कहता है कि गांव जाकर वह इसकी मां की सुधि लेती रहे। इस पर डॉक्टर कविता कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं यह सब करूंगी, यह तो मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हारे बोलने से पहले से ही यह सब करती आ रही हूँ। भारत के पास से डॉक्टर कविता गांव आकर भारत की मां से मिलती है और उसकी सेवी शुश्रूषा करती है। इस बीच भारत के नौकरी लगने की खबर भी उसे मिल जाती है। इस पर वह डॉक्टर कविता को अब भारत की शादी करने की बात बताती है। उस पर जब डॉक्टर कविता भारत की मां से उसकी वधू की पसंद के बारे में सवाल करती है तो वह डॉक्टर कविता की ही तरह वधू पाने की बात बताती है। फिर भारत की मां डॉक्टर कविता को वधू बनने की इच्छा प्रकट करते हुए भारत और डॉक्टर कविता की सगाई की तिथि निश्चित कर देती है और भारत को उस तिथि को छुट्टी लेकर आने की बात कहती है। इस बात की जानकारी वह डॉक्टर कविता को भी दे देती है। इससे पहले कि भारत सेना की ट्रेनिंग पूरी कर पाता और उसकी सगाई की तिथि आती, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को देखते हुए सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और उन्हें युद्ध में जाने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया। युद्ध की बात सुनकर पूरन और धनीराम बहुत खुश होते हैं। वह अपने सभी गोदामों में अनाज को दबाकर युद्ध के समय उसकी अच्छी कमाई की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बीच धनीराम का मुंशी लखपति डॉक्टर कविता को देखकर उसके साथ उसके भैया भाभी के घर आ जाता है। यहाँ बातों ही बातों में वह धनीराम और पूरन के द्वारा युद्ध के समय भारी मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न गोदामों में माल दबाकर रखने की बात करता है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर कविता का भाई जो खुफिया विभाग में काम करता है लाला धनीराम के गोदाम पर छापा मारता है। इस छापे में धनीराम तो भाग जाता है लेकिन पूरन पकड़ा जाता है। इसके बाद पूरन सरकारी गवाह बन जाता है और लाला धनीराम के छिपने की जगह बता देता है। लाला धनीराम की खोज में डॉक्टर कविता का भाई उस गांव में आ जाता है जहां डॉक्टर कविता काम करती है। धनीराम को गिरफ्तार हुआ देख वह अपने भाई से इस बारे में सवाल करती है। तब उसका भाई बताता है कि पूरन और लाला धनीराम मिलकर युद्ध के समय मुनाफाखारी के उद्देश्य से बड़े बड़े गोदामों में अनाज को दबा कर रख रहा था। फिर वह बताता है कि पूरन को उसने सरकारी गवाह बना लिया और वह सुधर गया है। ऐसे में डॉक्टर कविता उसकी मां को इस बात की जानकारी दे दे कि पूरन अब जब घर लौटेगा तो एक सुधरे हुए रूप में घर लौटेगा। इसके बाद वह लाला धनीराम को गिरफ्तार कर वहां से चला जाता है। युद्ध भड़कने पर सारे सैनिकों को सीमा क्षेत्र में भेजा जाने लगा है। भारत अपने ब्रिगेडियर से अपनी सगाई की बात बताकर 1 दिन की मोहलत मांगता है। ट्रेनिंग के दौरान भारत की मेहनत और उसकी लगन निष्ठा को देखते हुए ब्रिगेडियर उसे 1 दिन की मोहलत इस शर्त पर देता है कि वह वहां से सीधा सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर युद्ध में अपना योगदान देगा। तब भारत सगाई के दिन घर आ जाता है और सगाई के उपरांत जल्दी ही जंग जीत कर वापस आने की बात कहकर जंग के मैदान में चला जाता है। भारत और डॉक्टर कविता की सगाई हो जाती है और भारत तुरंत वहां से युद्ध में चला जाता है। वहां भयंकर युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार होती है, लेकिन इस युद्ध में भारत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भारत को युद्ध भूमि में घायल देख इसका मामा सुरेश उसकी जान लेने की खातिर हाथ में एक छुरा लिए हुए उसके निकट जाता है और अचेत अवस्था में पड़े भारत के ऊपर प्रहार करने जैसे ही उद्यत होता है वैसे ही मलंग चाचा फुर्ती से वहां जाकर उसकी हाथ को पकड़ लेता है। इस बात से गुस्सा कर अब सुरेश एक पांव से लंगड़े मलंग चाचा की ही जान लेने पर उतारू हो जाता है, लेकिन मलंग चाचा अपने बैसाखी से मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। तब तक सेना का अन्य जवान भारत को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और सुरेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है, जहां से उसे जेल की सजा हो जाती है। सेना के जवान घायल भरत को इलाज के लिए अस्पताल में लाता है। उसके दोनों हाथों में गोली लगने की वजह से उसके हाथ काटने की नौबत आती है। पहले तो भारत इसके लिए तैयार नहीं होता और यह कहकर हाथ कटवाने से इनकार कर देता है कि उसके हाथ कट जाने की स्थिति में ना तो वह हल ही चला पाएगा और न ही बंदूक उठा पाएगा। तब डॉक्टर कविता उसे समझा बुझा कर इसके लिए तैयार करती है। सारी तैयारी हो चुकने के बाद सेना का डॉक्टर कविता को आकर बताता है कि युद्ध भूमि में बहुत खून निकल जाने की वजह से भारत को खून चढ़ाना अनिवार्य हो गया है। तब भारत की माँ राधा, मलंग चाचा, डॉक्टर कविता सभी अपने खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी का भी खून भारत के खून से नहीं मिलता है। तब सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस बीच पूरन वहाँ कहीं से चला आता है। इन सारी बातों को जानकर वह भारत को अपना खून देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका खून भी भारत की खून से मिल जाता है। तब यह भारत को अपना खून देता है और सेना का डॉक्टर भारत का ऑपरेशन कर उसके दोनों हाथों को काट कर हटा देता है
ऑपरेशन के बाद भारत अपने दोनों हाथों को कटा हुआ देखता है तो चिंतामग्न हो जाता है, लेकिन तभी पूरन कहता है कि अब यह उसका दोनों हाथ बनेगा। इसके बाद राधा भी पूरन को माफ़ कर देती है। भारत और कविता का विवाह संपन्न हो जाता है और सभी खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। पूरन भी अब खेती बाड़ी करने लगता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म उपकार की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।